अपने चैप्टर का ये तो नोट्स है, तो नोट्स को अपनी एक बार पढ़े हैं तो अपने आते हैं क्वेश्चन आंसर पे सीधा। ये देखो, जैसे यहाँ पे पहले ट्रू फॉल्स और वर्सिक्यूज कर लेते हैं थोड़ा, फिर कुछ केस स्टडीज पे जाते हैं। तो यहाँ पे बोला वेदर ग्रेचुटी अंडर पेमेंट ग्रेचुटी एक्ट इज पेएबल फॉर द पीरियड ऑफ ले ऑफ अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। हाँ, तो अगर आपको बॉस ले ऑफ दी है, अगर आपको ले ऑफ दे या लीव विद सैलरी दे, या बॉस की गलती से फैक्ट्री बंद था, या फिर आप डिसेबलमेंट के कारण या मैटरनिटी लीव के कारण अगर छुट्टी पे हैं, उन सबको डेज कैलकुलेशन में गिनती हैं। तो इसको ट्रू बोला कि हाँ बिल्कुल सही है, ले ऑफ का पार्ट माना जाएगा। द मैक्सिमम सीलिंग ऑफ ग्रेचुटी अमाउंट इज 3.5 लाख। 20 lakhs. वेरी गुड, ये फॉल्स है, 20 लाख इज द आंसर। Assume calculated gratuity taking 15/30 into number of year of service. 15/26. हाँ, ये 15/26 होगा। और अगर वही सीजनल है तो सीजनल है तो फिर उसका टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीजन। हाँ, नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस लीजिएगा, नंबर ऑफ डेज ऑफ सीजन, और उसका फिर नंबर ऑफ सीजन्स वर्क इनटू फिर होगा उसका 7/50। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 applies to every shop and establishment complying 7 or more person। नहीं, यहाँ पे कितना परसेंट का रिक्वायरमेंट है ग्रेचुटी एक्ट में अप्लाई होने के लिए? बोलो। सीजनल वर्कर का सर, सीजनल नहीं है, नॉर्मल बोला ना स्टडी में। नॉर्मल का नॉर्मल बोला 192 डेज है। नहीं, आप क्वेश्चन नहीं पढ़े। अरे कितना मिनिमम वर्कर? अच्छा हाँ, 10 वर्कर्स विथ एड ऑफ पावर एंड 20 वर्कर्स विदाउट एड ऑफ पावर। ग्रेचुटी शेल बी पेएबल टू, यहाँ पे नोट्स में भी एक बार साथ साथ चेक करते चलो, या तो या अपने मैथ से एक बार मैथ करते हो ना ये सब चीज़ को। तो मैंने इसका हाँ ये पॉइंट्स बुक में नोट किया है। नहीं, एक बार अपने इंस्टीट्यूट के मैथ से कंफर्म भी करते चलना जब जो फिगर्स वगैरह जाने, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे ये वाला हो गया। नेक्स्ट बोला है ग्रेचुटी शेल बी पेएबल टू एन एम्प्लॉय ऑन हिज डिसेबलमेंट ड्यू टू डिजीज आफ्टर एज ए रेंडर्ड 7 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस ऑफ सर्विस। अगर बीमारी के कारण, देखो नॉर्मली ग्रेचुटी में कितने साल का जॉब करना जरूरी है? 33 इयर्स मैक्सिमम। सॉरी 5 इयर्स का होना पड़ेगा, मिनिमम जॉब होना चाहिए, कंटिन्यूअस सर्विस 5 इयर्स। लेकिन अगर डिसेबलमेंट है तो 1 ईयर। डेथ में भी 1। हाँ, डिसेबलमेंट डेथ के केस में 1 ईयर, या तो 7 साल रेंडर बोला गलत है ये बात। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी इज द न्यूली अडॉप्टेड रिटायर्ड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। हाँ, ये न्यूली अडॉप्टेड, सही बात। If gratuity is not paid within 30 days from the date of becoming payable, simple interest at the rate of 12% will be taxable। Fill in the blanks नहीं आएगा, डोंट वरी, बट ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में भी तो दे सकते हैं ना। हाँ। If there is a dispute of the amount of gratuity payable to the employee, the employer shall deposit the gratuity with the controlling authority CA। चलो एमसीक्यू पे आते हैं। मतलब gratuity is payable to an employee after he rendered continuous service for not less than 5 years on his transfer, on his daughter's marriage, on his re-employment or his resignation। Yes, the resignation answer D। Who will not be considered as an employee? Canteen worker, casual worker, partner, part-time employee। नहीं, पार्टनर्स। हाँ, 1 2 का C होना चाहिए, चेक कर लो आंसर। 2 का C है, A1 का D है। 3 बोला है ग्रेचुटी शैल बी पेएबल टू एन एम्प्लॉई ऑन टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ही हैज रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 5 years। द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेएबल टू एम्प्लॉई शैल नॉट एक्सीड कितना मंथ का पे? 12 मंथ। हाँ, 12 मंथ का पे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अमाउंट 20 लाख और मंथली लिमिट 12 मंथ की।
नेक्स्ट बोला ग्रेचुटी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉय फॉर एवरी कंप्लीटेड सर्विस एंड पार्ट इन एक्सेस ऑफ, मतलब अगर हम आपके यहाँ 12 साल 4 महीना काम किए तो 12 साल हो जाएगा, लेकिन अगर 12 साल 6 महीना काम किए तो 13 साल हो जाएगा। हाँ, तो वही बात यहाँ पूछे तो कब ऊपर करेंगे, मोर देन 6 मंथ और इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ यहाँ तक हो गया ये आंसर। अब केस स्टडी में आते हैं, एक बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। बोला ग्रेचुटी शैल बी पेएबल टू एन एम्प्लॉई ओनली ऑन कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर ऑफ सर्विस। कमेंट देखो क्या बोलोगे, ये पार्टली ट्रू और पार्टली फॉल्स है। क्यों? क्योंकि सर कुछ केस में 5 साल की जगह 1 ईयर भी है, तो डेथ डिसेबलमेंट इन केस में 1 ईयर। तो ये बात पार्टली ट्रू है पार्टली फॉल्स भी है। स्टेट द नेचर ऑफ डिस्प्यूट एज द ग्रेचुटी दैट मे डिसाइड बाय द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या टाइप का डिस्प्यूट को कंट्रोलिंग अथॉरिटी सॉल्व करेगी? कम दिया या फिर ग्रेचुटी हाँ, बोला डिस्प्यूट टू द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, डिस्प्यूट टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ क्लेम। आप बोल रहे क्लेम ही नहीं मानेंगे हम एम्प्लॉय का, या फिर डिस्प्यूट फॉर एंटाइटलमेंट ऑफ रिसीव ऑफ ग्रेचुटी। ठीक है, किसको मिलेगा, मतलब कभी होता है ना नॉमिनी को किसमें मिलेगा, बेटे को मिलेगा, मम्मी को मिलेगा, किसको मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक मस्त बात बोला, अगर ये बातें एग्जाम में अपने मिस आउट करते हैं, अगर एम्प्लॉयर डिस्प्यूट डाल रहा है तो फिर उसको पहले ग्रेचुटी का पैसा जमा करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो केस फाइल करेगा। और एम्प्लॉय के लिए ऐसा कोई रूल नहीं। तो ये बात आपने भूलते हैं लिखते वक्त। बोला व्हेन द ग्रेचुटी इज पेड टू द एम्प्लॉय अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। पूछा कब ग्रेचुटी पेड करना पड़ता है। सर 4-5 केस है, सुपर एनुएशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डेथ या डिसेबलमेंट, है ना। सुपर एनुएशन मतलब क्या होता है? मोर देन 5 इयर्स में डेथ और डिसेबलमेंट तो नहीं आया है यहाँ पे। मोर देन 5 ईयर वाला बात नहीं पूछे ना, क्वेश्चन पढ़ो दोबारा। When the gratuity is paid to the employee। नहीं, यहाँ पे जो इसका हेडिंग दिया हुआ है, हाँ वो ठीक है, डेथ और डिसेबलमेंट में 5 ईयर नहीं आता, वहाँ पे बोलना पड़ेगा, ये तो लिखा भी है, नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट, ये खुद भी लिखती है। ठीक है, और अगर यहाँ पे उसे भी ज्ञान दे दिया, अगर एम्प्लॉय मर जाए तो नॉमिनी को मिलता है, लीगल एयर को मिलता है, अगर नॉमिनी भी नहीं हो तो वो सब बात भी लिखती है। Discuss the procedure for determining the amount of gratuity as per the section 7। ये देखो 3 बार ये क्वेश्चन आया, 2017 में, 2021 में, 2022 में। 5 मार्क्स के लिए 3 बार आए। तो डिस्कस द प्रोसीडियर फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, क्वेश्चन यही है। देखो यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखा है। बोला एज पर सेक्शन 7 ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, द एलिजिबल पर्सन और एन ऑथराइज्ड पर्सन acting on behalf shall send a written application to an employer for payment of gratuity। पहले तो खुद एम्प्लॉय या जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो एम्प्लॉयर को रिटर्न एप्लीकेशन भेजेगा कि मेरा ग्रेचुटी पेबल हो गया, दे दो। तो स्टेप 1 ये हुआ। स्टेप 2 क्या होगा? व्हेन द ग्रेचुटी, एज सून एज द ग्रेचुटी बिकम पेबल, एम्प्लॉयर का भी ये जिम्मेदारी बनता है कि अगर एम्प्लॉय नोटिस नहीं दिया तो एम्प्लॉयर अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी का नोटिस दे। और नोटिस वो सिर्फ इसको नहीं देगा एम्प्लॉय को, वो अथॉरिटी को भी बता देगा ये बात। ठीक है, नेक्स्ट बोला आगे सेक्शन 7(3) में क्या बोल रहा है? द एम्प्लॉयर शैल अरेंज टू पे द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग पेएबल। जिस दिन ड्यू हो गया उसके 30 दिन के अंदर पेमेंट का पूरा प्रोसेस एम्प्लॉयर को करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं कर पाए तो 10% पर एनम करके इंटरेस्ट देगा। इफ द डिले ऑफ पेमेंट इज ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ एम्प्लॉई, लेकिन अगर एम्प्लॉय के फॉल्ट के कारण डिले हो रहा है तो ये इंटरेस्ट नहीं दे दे। ठीक बात ना? यहाँ पे 10% का इंटरेस्ट दिया हुआ है और हाँ 12% का। क्या चीज को लेके 12%? ग्रेचुटी इज नॉट पेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट। मेरे नोट्स में क्या है? ऊपर नोट्स पे दे लेते हैं। मेरे नोट्स में क्या था?
एक मिनट रुको, 10% करेक्ट आंसर है वो, एमसीक्यू में जो दिया है वो आंसर रॉन्ग है, यहाँ पे 10% ठीक ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ रिलेटिंग टू नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। यहाँ पे फॉर्म्स का वाला डिटेल बोला है, ठीक है ना। हाँ सर। अच्छा, ऊपर वाले आंसर में एक बात बाकी रह गया था, ये एम्प्लॉयर जो फॉर्म नंबर है वो एम में भरेगा, फॉर्म नंबर दो जगह मेंशन करना पड़ेगा आपको। अच्छा, यहाँ पे बोला एक्सप्लेन द प्रोविजन नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। यहाँ पे बोला एज पर द रूल पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी द एम्प्लॉयर शेल विदिन 15 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन शेल एंडोर्स अ कॉपी ऑफ नोटिस टू कंट्रोलिंग अथॉरिटी। जिस दिन एम्प्लॉय डिमांड किया है उसके 15 दिन के अंदर वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को इसका डिटेल भेज देंगे। If claim is found to be admissible on verification, issue of notice either by personal service after taking receipt of registration shall be acknowledgement due to Form L। अगर वो क्लेम सही हुआ तो फॉर्म L में एप्लीकेशन एम्प्लॉय को पूरा डिटेल भेज दिया जाएगा, ठीक है। हाँ सर ठीक। फिर बोला वहाँ पे ग्रेच्युटी का अमाउंट वगैरह स्पेसिफाई कर देगा, किस दिन देगा वो डेट फिक्स कर देगा, ये बता देगा नोटिस में। इफ द क्लेम इज नॉट फाउंड एडमिसिबल, लेकिन अगर क्लेम एडमिसिबल नहीं है तो एम्प्लॉयर फॉर्म एम भरेगा, बोलेगा नहीं ये तो तुम्हारा क्लेम गलत है, इतना तो नहीं मिलेगा तुम। तो अगर क्लेम एडमिसिबल है तो फॉर्म एल, और अगर क्लेम एडमिसिबल नहीं है तो फॉर्म एम। इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी टू बी मेड इन द एम्प्लॉयर्स ऑफिस द नोटिस ऑफ फॉर्म एल शैल बी स्पेसिफाई द डेट ऑफ फिक्स फॉर पेमेंट। वो ऊपर भी ज्ञान दे दिया था कि अगर फॉर्म एल है तो पहले से फिक्स करना पड़ेगा किस दिन पेमेंट मिलेगा। द डेट कैन बी रीफिक्स्ड बाय द एम्प्लॉयर इफ एन एम्प्लॉय मेक्स अ रिटर्न एप्लीकेशन फॉर रीफिक्सिंग इट। अगर बॉस जो डेट दी है उस दिन एम्प्लॉय बोलता है तो नहीं आ पाएंगे, बॉस अगला कोई डेट फिक्स करेगा। इफ द क्लेमेंट एज ग्रेच्युटी नॉमिनी, अगर क्लेम करने वाला नॉमिनी है तो द एम्प्लॉयर में आस्क फॉर सच विटनेस, तो एम्प्लॉयर बोल सकता है विटनेस लेके आओ। नॉमिनी वाला केस में मेरा यहाँ पर और अच्छा बात भी लिखा हुआ था एक दो नोट्स में, वो भी लिख सकते हो। यहाँ पे नॉमिनी वाला बात क्लियर है, नॉमिनी का क्लियर है। ये तो यहाँ पे बोला कि अगर नॉमिनी है तो फॉर्म जे भरेगा, ठीक है ना, और अगर लीगल है तो फॉर्म के भरेगा। और यहाँ वाला बात तुम बोले तो आंसर में भी था कि नॉमिनी को ऑलवेज बोला जाएगा एविडेंस लेके आओ, विटनेस लेके आओ, ठीक है ना। हाँ, ये रहा फॉर्म एल और एम वाला बात जो भी क्वेश्चन में पढ़े थे, 15 डेज के अंदर वाला बात, कि अगर एडमिसिबल नहीं है तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को बताएगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ कि स्टडीज पे। बोला राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉरफीचर ऑफ ग्रेच्युटी। देखो एक ही केस स्टडीज में भी आया, डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आया, 1 2 3 4 5 6 बार, ठीक है। तो यार एक बात तो डायरेक्ट ही पूछ लिया कि फॉरफीचर कैसे होता है ग्रेच्युटी का, वो बताओ। फिर यही केस लॉ पूछ लिया, एन एम्प्लॉय गवर्न बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट कमिटेड अ थेफ्ट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एंड कंसिक्वेंटली हिज सर्विस वाज टर्मिनेटेड, हेंस इज नॉट एंटाइटल्ड टू ग्रेच्युटी। कमेंट वही हो गया ना, वो चोरी करके भाग गया, तो बताओ उसकी ग्रेच्युटी से पैसा को फॉरफिट किया जा सकता है कि? पूछा ग्रेच्युटी कैन नॉट बी फॉरफिटेड इन सर्कमस्टांसेस, कब फॉरफिट नहीं हो सकता, उल्टा पूछ लिया और बोला डू यू एग्री। एक और केस लो दे दिया, अजीत एन एम्प्लॉय of Supertech Copper Limited continued to occupy the quarter for the company for 8 months after superannuation। उसका जॉब से हटने के बाद भी वो 8 महीना तक कंपनी का क्वार्टर खाली नहीं किया। कंपनी डिसाइड टू फॉरफिट द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी टू अजीत। कंपनी जितना ग्रेच्युटी बनता है वहाँ से पैसा काट लेना चाहते हैं, तो बोल रहा है कंपनी ये कर सकता है क्या, बताओ। ये फिर एक बार डायरेक्ट आया और एक बार केस लो आया, मिस्टर गिल एन एम्प्लॉय ऑफ मैं सोनाबेल टी लिमिटेड कंटिन्यू टू ऑक्युपाई द क्वार्टर। क्वार्टर वाला बार बार आ रहा है कि 8 महीना तक रूम खाली नहीं किया। ये देखो दोबारा आया एक बार और, यहाँ 9 मंथ बोल दिया क्वार्टर खाली नहीं किया, तो ये बार बार क्वार्टर के पीछे पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉरफीचर का रूल बताना और क्वार्टर वाला बात पे आंसर कर देना। तो पहले क्या लिखा था, ग्रेच्युटी पे नहीं एम्प्लॉय
whose service has been terminated for any willful negligence causing damage or loss or destruction to the property belonging to the employer shall be forfeited to the extent damage or loss caused. तो तुम्हारे कारण मेरे को कोई डैमेज या लॉस हुआ तुम्हारे नेग्लिजेंसी के कारण, अब वो नेग्लिजेंसी विलफुल है या भूल चूक से, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा फॉरफिट किया जाएगा। तो बोला था ग्रेच्युटी पेमेंट एन एम्प्लॉय में भी होली और पार्टली फॉरफिटेड अगर वो मॉरल टर्पिट्यूड के केस में पाया जाए या राइट्स वगैरह कर रहा है, रायट्स वगैरह, सॉरी रायट्स, वायलेंस कर रहा है, मॉरल टर्पिट्यूड का केस है, तो उसका पूरा ग्रेच्युटी फॉरफिट किया जा सकता है या पार्टली किया जा सकता है। ऊपर बोला नुकसान पहुंचा रहा है तो जितना डैमेज पहुंचा रहा है उतना, और नीचे बोल रहा है वायलेंस और ये सब कर रहा है या मॉरल टर्पिट्यूड का केस है तो भी पूरा विड्रॉ या आधा फॉरफिट किया जा सकता है। ठीक है, जी सर। इनके अलावा कोई और केस में फॉरफीचर नहीं हो सकता। तो इन द गिवन केस इट इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड फॉर फॉरफीचर ऑफ द एंटायर ग्रेच्युटी। इन सच ए केस द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू चार्ज द क्वार्टर रेंट एज पर द रूल्स आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ सच चार्ज एज इट इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द बैलेंस ग्रेच्युटी। ठीक है, यहाँ पूरा फॉरफीचर वाला बात तो आ नहीं सकता, जितना लॉस हुआ है वही दे पाएंगे। और यह लॉस कितना हुआ है सर, जितना महीना वो घर भाड़ा पे रहा, कितना महीना रहा उसका रेंट। नेक्स्ट केस लॉ दिया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 2 जनवरी 1980 कैरिंग ऑन द बिजनेस फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एम्प्लॉइंग 50 पर्सन्स। कंपनी 2 जनवरी 1980 को चल रहा है, इसके बाद 50 एम्प्लॉय था, लेकिन ड्यू टू लॉस अब उसका 2 जून 2011 के दिन उसका नंबर ऑफ एम्प्लॉय 5 हो गया। मिस्टर ए रिटायर्ड ऑन 31/5/2013, उसकी कंपनी में एक आदमी काम करता है, मिस्टर ए वो रिटायर हुआ। He was refused gratuity on the ground that the total number of employee is below 10. Justified है? नहीं है। गलत है। हाँ, क्योंकि अगर एक बार वो 10 एम्प्लॉय क्रॉस कर गया एनी मंथ तो फिर उस पर ग्रेच्युटी एप्लीकेबल हो जाएगा और वो लाइफ लॉन्ग एप्लीकेबल रहेगा। अनलेस और अंटिल वो अप्लाई करता है कि वो नहीं दे पाएगा। हाँ, वो अलग बात हो गया, बट नॉर्मली उसको हाँ ग्रेच्युटी देना पड़ेगा। एक और केस लाया, अनुराग वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ कॉफी स्टेट लिमिटेड, द होल अंडरटेकिंग ऑफ कॉफी स्टेट लिमिटेड टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी। तो अनुराग एक कंपनी में एम्प्लॉय है और वो कंपनी को दूसरा कंपनी पूरा खरीद लिया। कौन खरीद लिया? एशिया कॉफी लिमिटेड। द सर्विस ऑफ अनुराग रिमेन कंटिन्यूअस इन द न्यू कंपनी। अनुराग नया कंपनी में भी कंटिन्यू करके रखा जॉब। आफ्टर सर्विंग फॉर 1 ईयर अनुराग मेट विथ एन एक्सीडेंट and become permanently disabled. Anurag applied to the new company for the payment of gratuity. The company refused to pay gratuity on the ground that Anurag has served only for a year in the company. तो आप पहले तो बोलोगे नॉर्मली रूल क्या बोलता है कि अगर सुपर एनुएशन हो, रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन हो तो फिर 5 साल काम करे कंटिन्यूअसली तो ग्रेच्युटी का हकदार होता है। हाँ। डेथ डिसेबल के केस में 1 ईयर होता है। तो यहाँ पे हिसाब से तो वो डिसेबल हुआ है इसलिए वो ग्रेच्युटी के लिए हकदार है ही। लेकिन अब एक और काम का बात, यहाँ पे कंटिन्यूअस 5 ईयर जो देखा जाता है वो अगर कंपनी चेंज भी हो जाए, ओनर बदल भी जाए तो भी माना जाता है कि उसका एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूड है। तो पहले तो ये बोला कि वो 1 ईयर के हिसाब से ही क्लेम तो कर ही सकता है क्योंकि डिसेबलमेंट का केस है। अगर ये डिसेबलमेंट नहीं भी होता लेकिन वो पिछला कंपनी में 4 साल और इस कंपनी में 1 साल काम कर लिया है तो भी वो ग्रेच्युटी के लिए हकदार हो जाता क्योंकि वो नए कंपनी से मांग सकता है। और अगर नया ओनर देने से मना कर दे तो पुराने वाले का भी गला पकड़ा जा सकता है। ठीक है, अब देखो आपको सम दे दिया। बोला मिस्टर महावीर ज्वाइन द कंपनी ऑन 25/5/1987 एंड रिटायर्ड ऑन 30/11/2012। उसका सैलरी जिस दिन वो रिटायर हुआ उस दिन 70,000 पर मंथ था। ये ऑल्सो रिसीव कन्वेंस अलाउंस ऑफ 20,000 पर मंथ एंड एन एवरेज ओवर टाइम ऑफ 1,000 पर मंथ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी कैलकुलेशन में 3 ही अमाउंट आता है बेटा, बेसिक, डीए, हाँ बेसिक प्लस डीए। और एक चीज बोल सकते हैं
अगर कोई अमाउंट ऐसा है जो उसको रिटेन करने के लिए रिटेनिंग अलाउंस के रूप में दिया जा रहा है ताकि वो जॉब छोड़ के नहीं जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना साल काम किया पहले तो वो कैलकुलेट करो। छब्बीस साल, 25 ईयर 6 महीना, 26 साल काम किए। तो यहाँ पे 6 महीना तो 25 साल 6 महीना तो 26 साल ले लेंगे। अब फॉर्मूला लगा देंगे 15/26। देखो सैलरी खाली बेसिक लिया, उसका वो क्या बोलते हैं एवरेज ओवर टाइम या कन्वेंस वो सब नहीं लिया। तो 15/26 इंटू 70,000 इंटू 26 ईयर्स। अगर ये ईयर 35 आ रहा होता तो 33 लेते, 33 मैक्सिमम। यहाँ पे ग्रेजुएटी आ रहा है 10,50,000। कन्वेंस अलाउंस एंड ओवर टाइम अलाउंस आर नॉट पार्ट ऑफ वेजेस, ये नोट्स में लिख के आना। मैक्सिमम सीलिंग है 20 लाख, ये भी बता के आना, और 33 साल वाला बात भी बता के आना। आप बोले बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेन अलाउंस। रिटेन अलाउंस का मतलब होता है कि जब तुम जॉब छोड़ रहे थे तुमको रोका गया, ये एक्स्ट्रा पैसा देगा ताकि तुम जॉब नहीं छोड़ो। मिस्टर कुणाल was employed in a seasonal establishment, seasonal factory, and he was not employed throughout the year. Claimed gratuity at the rate of 10 days wages for each year of service. 10 दिन पर ईयर ऑफ सर्विस के हिसाब से वो वेजेस वो बोनस ग्रेचुटी मांग रहे हैं और एम्प्लॉयर बोल रहा नहीं देंगे। तो रूल क्या है? तो बोला गया पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी इन केस ऑफ एन एम्प्लॉई who is employed for a seasonal establishment and was not employed, तो 7 days करके लेते हैं, 10 days करके नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसका क्लेम गलत है ना। अच्छा, वो 10 डेज के रेट पे मांग, और 10 डेज के रेट ऑफ 10 डेज, हाँ उसका तो गलत है क्योंकि 7 डेज। हाँ। अब देखो अगेन ये केस, एक क्वेश्चन 1 2 3 4 बार आए, पढ़ते हैं। Ram is an employee of sweet sugar factory, seasonal establishment. The factory was operated for 4 months only during the financial year 11-12 में केवल फैक्ट्री 4 महीना खुला हुआ था। Ram was not in continuous service during that period. However, he was worked only 60 days. वो उस 4 महीना में 60 दिन ही काम किया। कितना रूल है? 75% ना, 75%। तो 4 महीना में कितना दिन होता है? 120 दिन। 26 into 4 करना, 26 into 4, मतलब 26 डेज तो नॉर्मल वर्किंग डेज। हाँ तो 26 into 4 कितना होगा? और 104, इसका 75%, 78 डेज। हाँ तो वो 60 डेज ही काम किया था। तो 30 डेज नहीं। हाँ, तो रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट डिसाइड वेदर राम इज एंटाइटल्ड टू ग्रेचुटी पेबल। अगेन यहाँ पे डायरेक्टली पूछ लिया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर सीजनल एम्प्लॉय एस्टेब्लिशमेंट हो तो। इस लॉज में भी फिर वही पूछा, यहाँ वाला केस में वही बोला 60 डेज ही काम किया, यहाँ फिर बोला 60 डेज ही काम किया, ठीक है ना। हाँ सर। तो पहले तो यहाँ बोला क्या, देखो पहले तो है सेक्शन 2 ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट वेयर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयड इन ए सीजनल एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट इन ए कंटिन्यूअस सर्विस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year or 6 months, it shall be deemed to be continuous service for such period if they actually work for 75% of number of days on which the establishment has operated during the said period. Second rule क्या बोलता है? Gratuity of in case of an employee whose employment is a seasonal establishment and who is not so employed throughout the year, the employer shall pay gratuity of 7 days wages rate के हिसाब से। पहले तो दोनों रूल बताए, 75% डेज देखना पड़ेगा और अगर वो सही है तो 7 डेज के हिसाब से ग्रेचुटी मिलेगी। और फॉर्मूला ये बनेगा 7/26 इंटू लास्ट ड्रॉन वेजेस इंटू पीरियड ऑफ सर्विस, ठीक है। सर लास्ट ड्रॉन वेजेस उसमें वैसा था ना, टोटल वेज डिवाइडेड बाय मतलब टोटल वेज ऑफ द सीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। हाँ, लास्ट सीजन सैलरी जो है लास्ट सीजन डेज वही हो गया ना बेटा, एवरेज सैलरी तो वही आ गया और क्या, ठीक है।
मतलब लास्ट एक दिन का सैलरी। हाँ। In given case, Ram was actually worked less for less than 75% of days, क्योंकि आपका डेज आ रहा था 78 हाँ और वो काम किया कितना 60 डेज। जी। सेम बात बोल रहे हैं यहाँ पे, दीपक के साथ भी एग्री हुआ, सेम बात राम, तो राम और दीपक एज, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इन दोनों केस में पहले आंसर क्या होगा कि वो लोग बोनस के हकदार, ग्रेचुटी के हकदार नहीं है। ठीक बात है। हाँ सर। अब बात आता है यहाँ पे कुछ और भी बोला है क्वेश्चन में जो अपने शायद ध्यान नहीं दिया। अच्छा यहाँ बोला अगर वो 100 डेज काम किए होते तो बताओ कितना मिलता। 75 डेज वर्क करना पड़ता है, वो भी तो वो नहीं किया, 60 डेज किया तब भी नहीं। अरे 100 डेज अगर काम किए तो अच्छा 100 डेज का बोल रहा है, डेज अगर बदल के बोलते 60 लिखेगा 100। हाँ तब मिलेगा उसको हाँ तो उनको ग्रेचुटी मिलेगा फॉर्मूला के हिसाब से। फॉर्मूला। As per payment of gratuity act, Mr. J.K. Roy make his wife his nominee, but wife predeceased Mr. J.K. Roy, मतलब J.K. Roy के पहले वाइफ मर गई। अच्छा नॉमिनी बनाया था वाइफ को, वाइफ पहले ही मर गई। इन सच केस द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कंपनीज बेनेवोलेंट फंड। क्या ये सही है? मतलब अगर कोई दूसरा नॉमिनी नहीं होगा तो क्या? यहाँ बोले इन केस वे द नॉमिनी प्रीवियस एम्प्लॉय द इंटरेस्ट ऑफ नॉमिनी शेल रिवर्ट टू द एम्प्लॉइज हु शेल मेक अ फ्रेश नॉमिनेशन। तो अगर पहले नॉमिनी मर गया है तो फ्रेश नॉमिनेशन करना चाहिए इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड रिस्पेक्ट ऑफ सच इंटरेस्ट। सो द एक्शन टेकन बाय द कंपनी इज इनकरेक्ट। अगर मिस्टर जेके रॉय के पहले मिस्टर जेके रॉय का नॉमिनी मर गया तो कंपनी को बोलना चाहिए था नया नॉमिनी बना लो, और नया नॉमिनी नहीं भी बनाएगा ना बेटा तो लीगल एयर को पैसा जाएगा, उसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जमा करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी लीगल एयर को देगा। ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। कोई नहीं भी होगा तो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, कंपनी का कोई बेनेवोलेंट फंड बोल के कुछ जमा नहीं होगा। अच्छा ठीक है सर। मिस्टर अरुण आफ्टर वर्किंग फॉर 25 years 6 months and 10 days of superannuation retired on 31/3/2015। जब उसका सैलरी था 70,000 पर मंथ, बोलता है ग्रेचुटी निकालो, ऊपर वाला ही सम से और है ना। हाँ सर। 25 साल 6 महीना 10 दिन मतलब 26 हाँ। साल 70,000 उसका सैलरी है, पहले बता दिया 15/26 में सेम अमाउंट आ रहा है। नेक्स्ट बोला व्हेन एन एम्प्लॉय बिकम डिसेबल्ड ड्यू टू एन एक्सीडेंट ऑफ डिजीज एंड अनेबल टू डू द सेम वर्क एंड री एम्प्लॉयड ऑन द रिड्यूस वेजेस। बहुत काम का केस स्टडी है। एक एम्प्लॉय है वो डिसेबल्ड हो गया, दोबारा काम पे आया, अब वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा, तो क्या नियम था? अपने ग्रेचुटी कैलकुलेट करते अभी का जितना होगा मतलब एवरेज होगा, पहले जितना मिलता था लास्ट ग्राउंड सैलरी बिफोर डिसेबलमेंट और अभी का लास्ट ग्राउंड सैलरी का एवरेज ये रहा। नॉर्मल जैसे। हाँ ये रहा, ठीक है ना। हाँ तो ये देखो लोग क्या किया, बोला एज पर सेक्शन 4 द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1974 व्हेन एन एम्प्लॉय बिकम डिसेबल्ड ड्यू टू एन एक्सीडेंट और डिजीज एंड इज नॉट इन पोजीशन टू डू द सेम वर्क एंड री एम्प्लॉयड on reduced wages on some other job, the gratuity will be calculated in 2 parts. पहले for the period preceding the disablement on the basis of wages last drawn by the employee at the time of its disablement. ठीक है, पहले disablement के पहले वाला, फिर बोला subsequently for the disablement at the time of termination of service. If for the purpose of computation of quantum of amount of gratuity, the terms of an agreement and settlement are better than the act. अच्छा यहाँ पे एक बात और बोला है, लेकिन अगर बॉस को लगता है कि उसका जो तरीका है वो एम्प्लॉय को ज़्यादा फायदा देगा तो फिर वो अपने तरीके से भी ग्रेचुटी दे सकता है। ठीक है, पहले का और अभी का एवरेज वो वाला ना यूज करके अपने हिसाब से एकदम। यहाँ पे फिर वही वाला कहानी है, ये एक्स एम्प्लॉयड है एबीसी लिमिटेड में, सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है एंड इज वर्क फॉर 60 डेज। और ये लोग 60 डेज से कितना प्यार है, और दोबारा 100 डेज, मतलब क्वेश्चन खाली नाम है। नेक्स्ट बोला
T was employed in TE Limited. The whole of the undertaking of TE was taken over by the new company. ये भी ऊपर कर चुके हैं और वो कंटिन्यू करता रहा और यहाँ भी एक्सीडेंट से मीट किए 1 year का 1 year वाला कहानी सेम केस कर चुकी। अब देखो ये एक क्वेश्चन है जिसमें कितना सारा केस दिया। बोला मिस्टर TNT प्राइवेट इनकॉर्पोरेटेड ऑन 2/3/2009 कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ 70 persons. If some it is one of his renowned companies in the country. There has been a certain turn of event recently and the company started to face challenges since mid of the year 2020 due to COVID-19. Like most part of the world, this company was also badly hit by the pandemic. Large number of companies in India were affected directly by and indirectly by the pandemics and completely locked down. Due to this pandemic and losses, the number of employees reduced to 7. ठीक है, अब अलग अलग कहानी दी है। बोल रहे एक मिस्टर जैन है, was retired on 30/12/2020, was refused to gratuity on the ground that the number of employees below 10. ये तो ऊपर कर चुके हैं, इनको तो मिलेगा। ठीक है। Another senior employee of the company, Mr. T.K. Singhania, retired on 31/12/2020. Mr. Singhania continued to occupy the quarter of the company for 8 months. यहाँ भी उससे काट लिया जाएगा। Mr. Arun Bharat of an employee of the company was frustrated with his work and willfully caused the damage of machine और कंपनी को 95,000 का नुकसान पहुंचा। ये उसके काट लिया जाएगा सैलरी से। हाँ। Mr. TNT Private Limited has a separate factory which is a seasonal establishment. इसी कंपनी का एक सेपरेट फैक्ट्री है जो सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है। वहाँ पे 2 लोग काम करते हैं। मिस्टर वरुण भारत, ब्रदर ऑफ मिस्टर अरुण भारत, इज एम्प्लॉयड इन दिस फैक्ट्री। द फैक्ट्री वाज ऑपरेशन फॉर 4 months ओनली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक। मिस्टर वरुण भारत वाज नॉट इन कंटिन्यूअस सर्विस ड्यूरिंग द पीरियड एंड हैज वर्कड ओनली फॉर 60 days। फिर सेम केस लॉ को उठा के लिया है। फिर वो बोला एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ डिसीजन टेकन बाय TNT प्राइवेट लिमिटेड टू फॉरफिट द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी ऑफ मिस्टर सिंघानिया। आज फॉरफिट तो कर सकते ऊपर वाला केस में। Examine the validity of decision taken by TNT Limited to withhold the amount of gratuity of Mr. Arun Bharat in the light of payment of gratuity act. तो कर सकता है, देना पड़ेगा, जितना होगा काट लेंगे उसको। हाँ, ये पूरा इसी पे केस लॉस परमिशन। डिसाइड वेदर मिस्टर वरुण भारत एंटाइटल्ड टू क्लेम ग्रेच्युटी। सर वो काम कम किया 75% से, तो ग्रेच्युटी का एंटाइटलमेंट नहीं है उसको। फिर बोला एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ डिसीजन टेकन बाय TNT फॉर मिस्टर जैन। तो मिस्टर जैन वाला केस भी क्या था, ग्रेच्युटी देने से मना कर दिया, वो भी गलत है ना। हाँ, मिस्टर जैन। यही है ये चैप्टर।